जय हिंद दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स लगातार जिसे कहते हैं कश्मीरी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग घूम रही है आज के दिन। जिस तरीके से ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई है और उसने कश्मीर के अंदर हिंदुओं के एग्जोडस का जो सच दिखाया है, उसने दिमाग को हिलाकर रख दिया। और इस हद तक दिमाग को हिलाकर रख दिया कि इस टाइम समझ से बाहर हुआ कि असलियत में मामला क्या है और किस तरीके से इस सारे मुद्दे को दबा दिया गया। मैं अब इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं कि असलियत में 19 जनवरी 1990 से जो पॉलिटिक्स शुरू हुई और इंडियन पॉलिटिक्स शुरू हुई, वहाँ से टू 5 अगस्त 2019 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ 5 अगस्त 2019 तक इंडियन पॉलिटिक्स कहाँ थी, क्या थी। क्योंकि यहाँ जो कश्मीरी जेनोसाइड हुआ और उस जेनोसाइड के बाद जब एग्जोडस हुआ और उस एग्जोडस के बाद जो कश्मीरी रिफ्यूजीज हिंदूज, कश्मीरी पंडित्स जो हैं, वो अपने ही घर से अपने ही घरों में कहीं ना कहीं अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए और उनकी सुध लेने वाला पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं रहा। पूरे हिंदुस्तान में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। और एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना दिल को छल्ली कर देने वाला एक स्टेटमेंट आता है अनुपम खेर का कि जनाब आप हमारे को 600 पर मंथ पेंशन देते हैं हमारे गुज़र बसर के लिए, और एक आतंकवादी जो है वो अपनी राइफल या AK-47 जब सरेंडर करता है तो उसे आप 2 लाख रुपए देते हैं उसे सरेंडर करने के लिए, और पॉसिबली उसको नौकरी भी देते हैं, और उसी 2 लाख रुपए से वो एक नई AK-47 खरीदता है और तुम्हारे ऊपर चलाता है। ये जो कश्मीरी नेताओं का हरामीपन था ना दोस्तों, सॉरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, कई बार जो शब्द ख़त्म हो जाएं तो गालियों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। उन कश्मीरी नेताओं के लिए जो गुस्सा है वो यहाँ झलक रहा है, और उसके लिए असलियत में ये वीडियो बनाई जा रही है कि असलियत में ऐसा क्या हुआ था। असलियत में ऐसा क्या हुआ था कि पूरी इंडियन पॉलिटिक्स जो थी वो कहाँ चल रही थी। असलियत में यहाँ समझिए, मामला फिर दोबारा से राजीव गांधी की पॉलिटिक्स पर आ जाता है कि भारत की राजनीति के सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई हैं आज तक तो वो राजीव गांधी हैं। राजीव गांधी जो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, वो उनका प्रधानमंत्री बनना हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, और ये कहीं ना कहीं पूरे देश को अपनी एक बपौती मान लेना ही कहलाएगा। अगर आप यहाँ राजीव गांधी को देखें तो हम याद करते हैं शाहबानो केस। शाहबानो केस ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, समस्याओं का पिटारा। उसके बाद बाबरी मॉस्क, और बाबरी मॉस्क का जो रेपरकेशन था वो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को भुगतना पड़ा। और सोच कर देखिए, इन कश्मीरी पंडित्स ने जो भुगता वो तो भुगता, लेकिन इस बाबरी मॉस्क और शाहबानो केस ने कहीं ना कहीं राइज ऑफ बीजेपी भी किया। असलियत में मामला ये था कि बीजेपी नो डाउट वो एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी थी, और है भी। वो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी इस मामले में है कि असलियत में जब इंदिरा गांधी ने, अगर आप बात करें इंदिरा गांधी की, तो वो मुस्लिम अपीजमेंट जब करना शुरू किया और खुले तौर पर अपीजमेंट किया, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की बात उठाने के लिए बीजेपी ने पुरजोर ताकत लगाई, और यहीं से हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का राइज होना शुरू हो गया। जब शाहबानो केस आया तो शाहबानो केस में एक क्लियर एग्जाम्पल था, 1 कंट्री 2 कॉन्स्टिट्यूशंस 2 सिस्टम्स। ये एक तरीके का पूरा मामला
जो अभी तक कश्मीर कश्मीर में था, वो एक दिशा एक देश दो निशान और एक देश दो विधान वाला सिस्टम था, वो अब पूरे कंट्री में एक तरीके से राजीव गांधी ने लागू कर दिया था। बीजेपी ने इसका अपोज किया और कहीं ना कहीं रथ यात्रा प्रारंभ हुई, और इस रथ यात्रा को जब ह्यूज सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी हिंदू नेशनलिज्म का जैसे जैसे राइज हुआ, वैसे वैसे इसका फायदा कश्मीर के लोगों को मिला, कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट थे उनको मिला। अब यहाँ से जैसे जैसे रथ यात्रा हो रही है और राइज ऑफ बीजेपी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आप देखेंगे कि राइज ऑफ बीजेपी का असर ये था कि 1989 के इलेक्शंस में बीजेपी जो थी वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और अप्रॉक्सीमेट 85 सीट्स जो हैं वो बीजेपी को मिली, जो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट नंबर है। जो 1984 वाले इलेक्शंस जब हुए थे, 85 में जो इलेक्शन हुए थे, तो सिर्फ 2 सीट आई, और राजीव गांधी ने कहीं ना कहीं राजीव गांधी ने खड़े होकर कहा कि हम दो हमारे दो। अब वो हम दो हमारे दो वाले हम दो और हमारे 85 हो चुके थे। यहां सोचकर देखिए, बीजेपी जो हिंदू नेशनलिज्म की बात कर रही है, क्या वो इस कश्मीरी जेनोसाइड पर चुप रहेगी? इस कश्मीरी जेनोसाइड पर यहां सबसे बड़ी जो सपोर्ट मिली, या यूं कहें उनके कॉज को सपोर्ट मिला, वो था कि बीजेपी का सपोर्ट को मिला। अब बीजेपी जो है, ऑब्वियस सी बात है, वो बात कर रही थी यूनाइटेड हिंदू की, और वो ये बात करेगी बीजेपी कि कहीं ना कहीं हिंदू इंटरेस्ट्स आर सुपीरियर देन अदर इंटरेस्ट्स, हिंदू इंटरेस्ट्स आर सुपीरियर। अब ऑब्वियस सी बात है, कम से कम सुपीरियर अगर ना कहो तो इसकी जगह आप ये शब्द यूज कर सकते हैं कि शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सुपीरियर, लेकिन हाँ, ये बीजेपी का माइंडसेट जरूर है कि हिंदू इंटरेस्ट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, मेनली ऑन द नेम ऑफ क्या नाम है, मेनली ऑन द नेम ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट। यहां से जब ये मामला शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इंडिया की पॉलिटिक्स बदलना शुरू होती है। यानी अभी तक जो बीजेपी के पास इशू था वो ये था वन नेशन वन सिस्टम, वो वन नेशन वन सिस्टम, उसमें अब कहीं ना कहीं कश्मीर इशू और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी जुड़ गया। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी जुड़ गया। भाई, एक तो आपने इशू ये दे रखा है वन नेशन वन सिस्टम, दूसरा इशू कांग्रेस ने ही दिया राम मंदिर का, कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तीसरा इशू आपने दे दिया क्या नाम है, कश्मीर इशू, और चौथा उसी से रिलेटेड एब्रोगेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पंडित्स एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कहीं ना कहीं कश्मीरी जेनोसाइड ने कहीं ना कहीं हैम्पर किया, एक हिंदू सेंटिमेंट्स को इफेक्ट किया, और जब हिंदू सेंटिमेंट्स को असर डाला तो उसका जो आउटकम था वो कहीं ना कहीं हिंदू यूनाइटेड की फॉर्म में दिखाई देने लगा। और हिंदू यूनाइटेड का मतलब ये था कि सपोर्ट ऑफ बीजेपी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, सपोर्ट ऑफ बीजेपी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, जो बीजेपी का सपोर्ट था वो बढ़ने लगा। और जब बीजेपी का सपोर्ट यहाँ पर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा दोस्तों, बीजेपी का सपोर्ट बढ़ेगा तो यहीं से डिवाइड हिंदू पॉलिटिक्स शुरू हुई, डिवाइड हिंदू पॉलिटिक्स शुरू हुई। और इस डिवाइड हिंदू पॉलिटिक्स का सीधा सीधा नतीजा ये था कि इस राम बाण, इसको काउंटर करने के लिए एक राम बाण छोड़ा गया, और वीपी
सिंह गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं मंडल कमीशन की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया। सोचकर देखिए, एक तरफ कश्मीर में जेनोसाइड हुआ और यहां पर हिंदू यूनाइट हो रहा था, दूसरी तरफ वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को की रिपोर्ट्स जो थी इसको लागू कर दिया और 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी हो गया। रिजर्वेशन टू ओबीसी यानी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया, यानी हिंदू डिवाइड पॉलिटिक्स का पहला एग्जाम्पल। अब यही इस ओबीसी रिजर्वेशन का ही आउटकम था कि एक तरफ आपको लालू प्रसाद यादव, दूसरी तरफ आपको नीतीश, तीसरी तरफ आपको पासवान, उसके साथ आपको मुलायम और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं मायावती का राइज देखने को मिलेगा भाई। और ये दो टारगेट किस किस के? ये दो ही टारगेट क्यों थे? क्योंकि एक तरफ यूपी और दूसरी तरफ बिहार, और इसी यूपी बिहार के अंदर, इसी यूपी के अंदर उत्तराखंड भी था और इसी बिहार में झारखंड भी था। अगर इन दो स्टेट्स को आज भी मिला लिया जाए तो 120 सीटें हैं, उस टाइम मिला दिया जाएगा तो वो लगभग 130 से लेकर 135 या 40 के करीब सीटें बैठती थी। यानी इन दो स्टेट्स में जहां पर बीजेपी का मास बेस जबरदस्त हो रहा था, अब वो वहां पर डिविजिव पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और यहीं हरियाणा के अंदर जाट पॉलिटिक्स से लेकर, राजस्थान के अंदर रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स से लेकर, जो जो मेन लैंड थे वहां सब जगह पर डिविजिव पॉलिटिक्स स्ट्रांगली बढ़ना शुरू हो गई। अब एक तरफ इंडिया के अंदर जो था वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के नाम पर जो है वो डिविजिव पॉलिटिक्स थी, कि भाई, और कि हम किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए डिवाइड एंड रूल खेलेंगे। और दूसरी तरफ इसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, इस डिविजिव पॉलिटिक्स की वजह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोalition गवर्नमेंट का दौर शुरू हुआ। कोalition गवर्नमेंट्स, आप सोचकर देखिए, एक तरफ चाइना का राइज हो रहा है, दूसरी तरफ यूएसएसआर जो आपका सबसे पुराना दोस्त था वो अब नहीं रहा, वो अपने सर्वाइवल के लिए भी लड़ नहीं पा रहा है। तीसरी तरफ अमेरिका का राइज हो रहा है, चौथी तरफ पाकिस्तान जो है वो अपना गोल्डन पीरियड एंजॉय कर रहा है। पाकिस्तान अपना गोल्डन पीरियड एंजॉय कर रहा है और अमेरिका पाकिस्तान का एहसानमंद दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप बात करें, कश्मीर सुलग रहा है, वहीं आप बात करें तो पंजाब सुलग रहा है, और हमारे लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमारी सरकार कैसे बने। यस, सोचकर देखो ना, वीपी सिंह गवर्नमेंट, उसके बाद चंद्रशेखर गवर्नमेंट, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, क्योंकि राजीव गांधी एक्सपायर हो जाते हैं। राजीव गांधी इलेक्शन कैंपेन में एक्सपायर हो जाते, कांग्रेस बुरी तरह हार रही थी, राजीव गांधी का रिवाइवल, कांग्रेस का रिवाइवल हो जाता है, पीवी नरसिम्हा राव सरकार बना जाते हैं। कहीं ना कहीं एचडी देवगौड़ा गवर्नमेंट, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल गवर्नमेंट, अच्छा बीच में अटल बिहारी की गवर्नमेंट 13 दिन की, फिर अटल बिहारी की गवर्नमेंट 13 महीने की, फिर अटल बिहारी की गवर्नमेंट 4.5 साल की। है कौन सा? कोalition गवर्नमेंट। हाँ, हमारा देश कोalition, मिलीजुली सरकारों के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ अमेरिका आप पे पूरा दबाव डाल रहा है, दूसरा आप कोalition गवर्नमेंट के दौर से गुजर रहे हैं। और रही सही कसर, आप यहाँ पर देखेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस से भी इंडिया गुजर रहा था। अगर मनमोहन सिंह नहीं होते, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह नहीं होते, तो पॉसिबिलिटी ये है कि पूरा हिंदुस्तान डूब चुका होता। पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि पूरा हिंदुस्तान डूब चुका होता, और इसीलिए इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा था। सोचकर देखिए, इंडिया के कितने बुरे दिन रहे होंगे। वहां पर सबसे मेन बात डिविजिव पॉलिटिक्स। हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि राज कौन करेगा, शासन कौन करेगा।
यहाँ से भारत के अंदर, तभी आप देखोगे ना 1999 से लेकर 2004 के इलेक्शंस, अटल बिहारी सरकार आई, इन्होंने अब यहाँ पर मेरा मानना ये है कि एटम बॉम्ब जो है, एटम या न्यूक्लियर टेस्ट जो है, इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। 2004 और 2004 से लेकर 2014 के बीच की जो सरकारें हैं, यहाँ पर कहीं भी आपको डेडिकेशन नहीं मिलेगा, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने का। यहाँ ये जो रजीम है, असलियत में 1989 से और 2014 के बीच कोalition गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड है, और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि 1985 से भारत का जो था रजीम जो है, वो कहीं ना कहीं फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स या अनस्टेबल पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो चुका था, और 2014 तक क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट जो है लगभग 30 साल तक नहीं आई। 30 साल का मतलब ये है 2 पीढ़ियां, डेढ़ पीढ़ी कम से कम। यानी जो 1985 में मेरे जैसे पैदा हुए, वो 2014 तक 30 साल के हो चुके थे। सोच कर देखिए, मेरी उम्र के जो है, पूरी एक पीढ़ी गायब हो गई यार, बदल गई उस कोalition गवर्नमेंट के फॉर्म में, और स्टेबिलिटी थी ही नहीं। पता लगा वहां से ममता बनर्जी फोन करके हड़का देती हैं पीएम को, उधर से जयललिता हड़का देती हैं पीएम को, मायावती पीएम को हड़का देती, कभी कोई सरकार आई, कोई सरकार गई। इस समय भारत एक बहुत ही गोल्डन पीरियड के दौर पे गुजर रहा है, जहां कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, और वो यूनाइटेड वोट बैंक, एक मेजॉरिटी यूनाइटेड वोट बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है, मेजॉरिटी के यूनाइटेड वोट बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी सरकार है। तो सोचकर देखिए, यही तो रीजन है। यहां 30 साल की कोalition गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही नारा होता है, सेव द गवर्नमेंट, सेव द ऑफिस, सेव द गवर्नमेंट और सेव द चेयर। सरकार बचाओ, कुर्सी बचाओ, लेट अदर थिंग्स गो टू हेल। कोई स्ट्रांग डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। और यहां कोalition गवर्नमेंट के बहुत सारे लीडर्स आपको बिकाऊ भी मिलेंगे, और ऐसे बिकाऊ लोगों के बीच में सरकारें कैसे चलेंगी ये बताओ। लेकिन यहां बीजेपी को अगर आप देखें, एक तरफ वो जो डिविजिव पॉलिटिक्स थी वो लगातार कमजोर होती जा रही थी। कारण उसका ये था क्योंकि डिविजिव पॉलिटिक्स जो है वो आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स की फॉर्म में जब आई, आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स की फॉर्म में जब आई, तो वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गई। आज भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लालू का बेटा ही उस पार्टी का सुप्रीमो है, बाकी किसी लेवल नंबर 2 नेता को नहीं जानते होंगे। आज भी अगर आप देखें तो मुलायम का बेटा ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पार्टी प्रमुख हैं, किसी दूसरे नंबर 2 का नाम नहीं जानते होंगे। आज भी अगर आप देखें तो पासवान का बेटा, नीतीश की फैमिली, मायावती की फैमिली, ममता बनर्जी की फैमिली, उद्धव ठाकरे की फैमिली, जो 90s की पैदाइश हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां 80s और 90s में अपना बेस बनाने में कामयाब हुई, अब वो फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, फैमिली बेस्ड पार्टीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और जैसे ही फैमिली बेस्ड पार्टीज में कन्वर्ट हुई, उनकी वो जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स थी वो कमजोर होने लगी। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो थी वो कमजोर होने लगी, और बीजेपी जो है वो अपनी बेसिक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर आगे बढ़ती गई। अब ऑब्वियसली बात है, जो भी इंसान इस फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स से परेशान हुआ वो शिफ्ट होना शुरू हो गया बीजेपी की तरफ, और यहीं से बीजेपी को मजबूती मिलना शुरू हुआ। मास बेस्ड तो था ही, कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स, कार्डर बेस्ड पार्टी थी, और कार्डर बेस्ड पार्टी की एक खास बात यह होती है कि वो आइडियोलॉजी पर चलते हैं। अगर लीडर अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भी है तो कम से कम वोट तो अपने लीडर को ही देंगे। तो यहीं से राजनीति की पटकथा शुरू हुई। बीजेपी जब स्ट्रांग पोजीशन पर आई तो एक एक करके अपने सारे वादे पूरे करने
शुरू कर दिए। तो इसलिए दोस्तों असलियत में मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स और खासकर कश्मीर का जो जेनोसाइड हुआ उसने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में बीजेपी की मदद करी। बीच में जो डिविजिव पॉलिटिक्स की जो वो पावर सिस्टम आ गया था उस वजह से बीजेपी के लिए पोजीशन को बनाने में थोड़ी कमजोरी हुई या कम कम रहा। लेकिन आज के दिन अगर आप देखते हैं तो बड़ी ताकत के साथ ये पार्टी इसीलिए उभर पा रही है क्योंकि इसकी एक आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं हिंदू नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रही है, हिंदू नेशनलिज्म को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब इसके बारे में आपका क्या विचार है, कैसे है, वो आप मुझे बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।